हेलो एवरीवन। आज हम लोग गेट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेट 1। सबसे पहले हम लोग जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रवि हैड डैश यंगर ब्रदर हु टॉट एट डैश यूनिवर्सिटी। ही हैज वाइडली रिगार्डेड एज डैश ऑनरेबल मैन। आर्टिकल का क्वेश्चन है। सबसे पहले आर्टिकल का रूल क्या होता है, जो वॉवल्स होते हैं उसमें हम लोग एंड आर्टिकल का यूज करते हैं। हम लोग वहां पे एन लगाते हैं। जो कांस्टेंट होते हैं उसमें हम लोग ए लिखते हैं। क्लियर है। वॉवेल्स क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू इज वॉवेल्स। ठीक है, ये सब वॉवेल्स होते हैं और बाकी जो बचते हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, वाई है, यंगर है। ठीक है, यंगर दिया यानी कि वाई, तो वाई क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या, कौन सा आर्टिकल होगा, ए, तो यहाँ पे ए आएगा। क्लियर है। ठीक है, फिर दिया हुआ है यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे, अगर हमारा वॉवल्स और कॉन्सोनेंट का रूल हम लोग फॉलो करते हैं तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे यू है, तो यू तो वॉवल्स होता है, तो यहाँ पे एन आएगा, बट एन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जो यू है वो साइलेंट है। जब आप इसको पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी, तो यू का क्या हो गया, यहाँ पे यू हो गया, वाई ओ यू हो गया। यहाँ पे वाई ओ यू की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो वाई क्या है, कांस्टेंट है, तो इस वजह से यहाँ पे ए आएगा। क्लियर है। जब हम उसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे तब वहां पे यू का साउंड हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं होनरेबल का एच। ठीक है, तो जब हम लोग होनरेबल को बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, ऑनरेबल। तो जो स्टार्टिंग वर्ड आया वो क्या हो गया, ओ आया, ऑन रेबल। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ओ क्या होता है, वॉवल्स पे आता है, तो यहाँ पे एन हो जाएगा। तो क्या हो गया, ए और एन, तो आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द सीईओ डिसीजन टू डाउन साइज टू वर्कफोर्स वाज कंसीडर्ड टू micropic because it sacrifice long term stability to accommodate short term gain। एक सीईओ है किसी कंपनी का, मायोपिक हो गया उसको। ठीक है, तो उसमें कौन सा वर्ड है जो मीनिंग चेंज नहीं कर रहा है, सेम है। तो इसमें हम लोग देखते हैं विजनरी की मीनिंग क्या होती है। विजनरी की मीनिंग होती है हैविंग अ ग्रेट प्लान फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर में जो ग्रेट प्लान हम लोग प्लान करते हैं उसको विजनरी बोलते हैं। कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और बैठे बैठे हम लोग अपने मन में फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं। साइज का मतलब क्या होता है, एबल टू सी द थिंग्स क्लियरली ओनली व्हेन दे आर वेरी क्लोज टू यू। आप चीजों को देख पाते हैं जब आपके पास चीजें आपके आसपास होती हैं। क्लियर है। ये मायोपिक ही पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। बट हम लोग आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। बट हम लोग सी की भी मीनिंग देख लेते हैं। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मीन्स क्या होता है, यूजिंग मॉडर्न मेथड्स एंड आइडिया। मॉडर्न मेथड्स और आइडियाज को यूज करना है। इनोवेटिव क्या होता है, न्यू एंड ओरिजिनल, यानी कि क्रिएटिव करना, इनोवेटिव करना, तो ये सब होता है इनोवेटिव। तो इसमें मीनिंग हमने किसकी पूछी हुई थी, मायोपिक की, तो आंसर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द क्लास इन एन एग्जामिनेशन वर कैलकुलेट हैज 30.8. However, by checking the marks entered, the teacher found that marks of one student were entered incorrectly as 24 instead of 42. After correcting the mark, the average becomes 3.4. How many students does the class have? तो correct marks क्या थे, 42 थे। करेक्ट मार्क्स गिवन है 42 है। ठीक है, करेक्ट मार्क्स में से हम इनकरेक्ट मार्क्स को जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18। कितने मार्क्स इंक्रीज हुए थे, ये आ जाएगा। कितने एवरेज चेंज हुआ है, मतलब हमारा नया एवरेज क्या था और पुराना एवरेज क्या था। तो इसमें क्वेश्चन में हमें गिवन है 3.14 है, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे पुराना एवरेज। ठीक है, तो 30.8 0.6 हो गया। क्लियर है। फिर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट चेंज इन टोटल मार्क्स और चेंज इन एवरेज।
चेंज इन टोटल मार्क्स अपॉन चेंज इन एवरेज, ये हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो टोटल मार्क्स क्या थे 18 थे, और यहाँ पे क्या आ गया 0/0.6 आ गया। यहाँ से हमने डेसिमल हटा दिया तो यहाँ पे 180 हो गया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो आंसर आ गया 30। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गए 30 स्टूडेंट द क्लास है, क्लास में 30 स्टूडेंट थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंसीडर द रिलेशनशिप अमंग P, Q, R and S. T is the brother of Q, S is the daughter of Q, T is the sister of Q, R is the mother of Q. R is the mother of Q. हमें बताना है कि इसमें कौन कौन सा जो रिलेशन है वो ट्रू है और कौन कौन सा रिलेशन फॉल्स है। इसको हम लोग वन बाय वन चेकआउट करते हैं तो हमारा आंसर हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले ही वाला देखते हैं। R is the ग्रैंड मदर ऑफ S. R किसकी मदर है Q की है, तो Q भी तो डॉटर होगी S की, और R क्या होगा ग्रैंड मदर होगा S का। तो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं T is the uncle of S and T. अगर T ब्रदर है Q का, S जो है Q की डॉटर है, T is the uncle of S and T. P अगर अंकल है S और T का तो स्टेटमेंट ट्रू भी करेक्ट है। तो P इज द अंकल ऑफ S एंड T, तो स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये भी ट्रू हो गया। R has the only son. R has the only one son. R के पास एक ही सन, तो जो हमारा R है उसकी दो बच्चे हैं, सन है और एक डॉटर है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। और फोर्थ वाला स्टेटमेंट क्या है Q has only one daughter. Q के पास सिर्फ एक ही बच्ची है, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा क्योंकि Q जो है Q has both a daughter S and a son of P. तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड हमारा सही है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा क्योंकि देखिए फर्स्ट और सेकंड सही है, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द मैप शोन इन द फिगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द फिगर शोन इन द, हम लोग फिगर देखते हैं तो जो लाइब्रेरी है वो किस तरफ है। यहाँ पे हमें डायरेक्शन भी गिवन है कि नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये साउथ। हम लोग सबसे पहले वन बाय वन स्टेटमेंट चेक करते हैं। क्लियर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द लाइब्रेरी इज लोकेटेड to the northwest of the canteen. लाइब्रेरी कहाँ पे नॉर्थ वेस्ट पे है, तो लाइब्रेरी यहाँ पे है, बट लाइब्रेरी यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट पे नहीं है, वेस्ट पे है, तो लाइब्रेरी वेस्ट पे है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द हॉस्पिटल इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द केमिस्ट्री लैब। जो हॉस्पिटल जो है ईस्ट है, नहीं बट हॉस्पिटल यहाँ पे कहाँ पे गिवन है नॉर्थ में है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। The chemistry lab is the southeast of the physics lab. Chemistry lab southeast पे है, तो ये देखिए physics lab है और ये chemistry lab है। ये स्टेटमेंट पूरा करेक्ट है। एक ही ऑप्शन सही होता है तो हमें नेक्स्ट वाले को देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। I put the brown paper in my pocket along with the chalk and possibly other things. I suppose every must have a reflected how and how political are the things that are. ये हमें एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे, देन इसमें हमने क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है तो इसमें हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे, द ऑथर ऑफ द पैसेज कैरीज अ मिरर इन हिज पॉकेट टू रिफ्लेक्ट अपॉन थिंग। बट यहाँ पे जब हम लोगों ने इस पैराग्राफ को रीड किया था तो हम लोगों ने देखा था जो ऑथर था वो मिरर नहीं रखता है, मतलब शीशा नहीं रखता है, वो चौक रखता है। क्या रखता है, वो चौक रखता है अपने पॉकेट में। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट जब करते हैं, द ऑथर ऑफ द पैसेज हैज डिसाइडेड टू राइट अ पोएम ऑन इट, ये भी रॉन्ग है। वो क्या करता है, बुक को राइट करता है, राइट अ बुक ऑफ पोएम, बुक राइट करता है पोएम की। तो दिस स्टेटमेंट भी, द पॉकेट
wife is described as the infant of the spot. This statement is right. अभी हम लोग ने पढ़ा था ना. Next देखते हैं Egypts are described as too convenient to write. ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि जो ऑथर है वो बात कर रहा था the age of the great Egypt is past. यहाँ पे देखिए आप लोग the age of the great Egypt is past. यहाँ पे वो चौक रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. In a diagram, the lines Q, R, and ST are parallel to each other. The shortest distance between these two lines is half the shortest distance between the point P and the line QR. What is the ratio of the area of the triangle PST to the area of the trapezium SQRT? The figure is shown. हमें एक फिगर दिख रहा है जिसमें हमें बताना है कि ट्रायंगल को कैसे सॉल्व किया गया है. We are the given that lines QR and ST. QR and ST को आप देखिए, QR और ST पैरेलल है एक दूसरे के. The shortest distance between the point P and the line QR. तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हाइट लेट कर सकते हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम H2 जो है इक्वल होगा 2H1 के. तो जो एंगल क्या बनेगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. यही फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे PST का और SQRT का निकालेंगे. H2/H1 रखेंगे, 2H1 हो जाएगा, अपॉन H1 आएगा, इधर आ जाएगा 2. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. वैसे भी यहाँ पे P है, Q है, R है. ठीक है. इसको 3 साइड्स होती है ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल का जो रेशियो होता है वो 1/3 होता है क्योंकि 3 साइड्स होती है ट्राइंगल में. इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. A pair 6 face dice with the face labeled 1, 2, 3, 4, 5 and 6 is rolled twice. What is the probability of roll 6 exactly 1? जब हम एक डाइस को फेंकते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि एग्जैक्टली 6 आए, मतलब 6 बार 6 आए. डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 होते हैं. डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 होते हैं. और पॉसिबिलिटी क्या दी हुई है हमें, जब हम उसको 3 बार फेंकेंगे, एक डाइस को जब हम लोग 3 बार फेंकते हैं तो नीचे अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 1 6. 6 का क्यूब क्या हो जाता है, 216. 216 बार टोटल हमने उस डाइस को फेंका है. कितनी पॉसिबिलिटी है, तो 6 कितनी बार में आएगा. एक डाइस में मान लो 3 बार आ जाएगा, एक में 1 बार आएगा और एक में 5 बार आएगा. तो टोटल इसको जब हम करेंगे कितनी बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है 6, 1 बार आ सकता है 6, 5 बार आ सकता है 6. प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि 6 कितनी बार में आएगा एक डाइस के अंदर. तो 3 into 1/6 into 25/36 is equal to 3 into 25/216 is equal to मैं देगा 75/1 216. ये हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. इसमें यहाँ पे लिख देती हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे. इंटू 1/6 इंटू 25/36. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जाएगा 75/216. तो ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्क्वायर पेपर है जिसको हमने फोल्ड किया है और जब हम उसे अनफोल्ड, मतलब जब हम उसे फोल्ड नहीं करेंगे तो वो कैसा दिखेगा. हम देखते हैं जब हमने इसमें फोल्ड किया है तो क्या हुआ है, ऐसे प्लेन था, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे रेक्टेंगल दिया हुआ है. क्लियर है. हम लोग जब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए में ही चेक करेंगे. तो यहाँ पे भी देखिए ट्रायंगल है, यहाँ पे रेक्टेंगल है. जब हम उसको फोल्ड नहीं करेंगे तो वो सेम ऐसे ही दिखेगा. और बाकी हमें ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं हुई क्योंकि पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो गया. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग. A shop has 4 distinct flavors of ice cream. One can purchase any number of scope of any flavor. The order in which the scopes are purchased. If one wants to purchase 3 scopes of ice cream, in how many ways can one make that purchase? कि कितने वेज में कौन परचेज करेगा. ये जो प्रॉब्लम्स है उसमें क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन आ रहा है, रिपीटेशन हो रहा है बाबा. ठीक है. यहाँ पे क्या है, जो एन है वो क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम है 4 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम. आर क्या है, नंबर ऑफ सिलेक्शन है. इनके केस में क्या है, 3 स्कोप ऑफ आइसक्रीम है. जब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 4 + 3/3 माइनस का 1. जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6/3.
into 5/4/3 into 2 into 1. So answer will be 20. Option B is the correct. Sorry, option B is the correct answer. 20. 20 ways होंगे. Can one make then purchase? 20 ways आ गए. ठीक है. आंसर how many ways पूछा था तो 20 ways हो गए. क्लियर है. ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, रिपीटेशन का क्वेश्चन था. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. Suppose the program is running on a non-pipe single processor computer system. The computer is connected to an external device that can interrupt the processor synchronously. The processor needs to execute the interrupt service routine ISR to solve this interruption. The following steps. पहले हम लोग following step देखेंगे. तो सबसे पहले क्या होता है, ये एक लॉजिक क्वेश्चन है. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि when an interrupt occurs, जब interrupt occurs होता है तो जो होता है, the processor first finish executing the current instruction. जो प्रोसेसर होता है सबसे पहले executing को finish करता है instruction के अंदर, then it saves the current state which includes the content of the program counter so that if we can return the interrupted program later. तो finally क्या होता है, it loads the program counter with the address of the interrupted service routine ISR to begin the handling the execution. सबसे पहले क्या होता है, finish करता है. The processor finish the present instruction. सबसे पहले क्या होता है, ये होता है. Then क्या होता है, जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो लोड करता है स्टार्टिंग एड्रेस को, ISR को. ठीक है. तो सेकंड ये हो गया. थर्ड पे क्या होता है, द प्रोसेसर सेव द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर. थर्ड पे वो सेव करता है, यानी कि थर्ड सेकंड फर्स्ट. ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं सी, डी. थर्ड सेकंड फर्स्ट. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द सिंबल टेबल. ये क्वेश्चन हमारा है कंपाइलर का. ये क्वेश्चन हमारा कंपाइलर सब्जेक्ट का है. सिंबल टेबल होता है, अगर आपने कंपाइलर पढ़ा होगा, कंपाइलर सब्जेक्ट, तो आपको पता होगा सिंबल टेबल क्या होता है. मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ यहाँ पे. सिंबल टेबल इज अ फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर इन अ कंपाइलर दैट इट स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट आइडेंटिफायर लाइक variables and functions and class. It is initially created during the lexical analysis phase, but its use continues throughout the compilation process, including parsing, semantic analysis and code generation. हमें देखना कौन सा स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है. ठीक है. तो वन बाय वन हम लोग स्टेटमेंट को चेक करते चलते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, सिंबल टेबल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ द स्कोप ऑफ वेरिएबल्स. करेक्ट लिखा हुआ है. नेक्स्ट है, सिंबल टेबल कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ बाइनरी सर्च ट्री. ये भी सही लिखा हुआ है. हमें फॉल्स स्टेटमेंट को टिक करना है. सिंबल टेबल इज नॉट रिक्वायर्ड आफ्टर द पासिंग फ्रेज. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज सिंबल टेबल किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज टू चेक द टाइप कंपैटिबिलिटी एंड टू असाइन द मेमोरी एड्रेस ड्यूरिंग द कोड जनरेशन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट दिया तो ये जो ऑप्शन सी है वो फॉल्स है. ये फॉल्स स्टेटमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज इन द कंपाइलर कोड ऑप्टिमाइजेशन यूज लाइव वेरिएबल एनालिसिस. ये भी क्वेश्चन कंपाइलर का ही दिया हुआ है. सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइव वेरिएबल एनालिसिस क्या होता है. लाइव वेरिएबल एनालिसिस इज अ डेटा फ्लो एनालिसिस टेक्निक यूज वेरिएबल्स होल्ड फ्यूचर. लाइव वेरिएबल एनालिसिस इज यूज टू डिटरमाइन variable holds the value that may be used in the future. Useful for the registration allocation where variables that are live must be preserved in the register. Register करते हैं assignment को. तो option B is the correct one. Register assignment to variable. Live variable analysis में यही करते हैं. Next देखते हैं, consider the demand paging memory management system with a 32-bit logic address, 20-bit physical address and page size of 248, assuming that the memory byte is addressable. What is the maximum number of entries in page table? The logical address क्या होता है, 32 bits का है.
पेज साइज भी दी हुई है, तो पेज साइज है जो 2048 बाइट दी, उसको हम लोग जब बिट में करेंगे, इसको हम लोग जब बिट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/11, 2/11 बिट हो जाएगी, 2/32 और 2 में 2/11, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/20। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेड्यूल ऑफ 3 डेटाबेस ट्रांजैक्शंस T1, T2 and T3 is shown. Denote, read and write the data item by the transaction T1 supports and the hand. Which other transaction will be required to the roll back? In the given transaction schedule, transaction T1 writes to data item by and then abort. Since T1 aborts any transaction that has read or written data modified by T1, clear है? Must be rolled back to the maintain the consistency of the database. अब उसको हम लोग एनालाइज करते हैं हमारे ट्रांजेक्शन को, तो जो T1 है उसको हम लिख सकते हैं W1 बाय T2 को हम लिख सकते हैं R2 ब्रैकेट में Y लिख सकते हैं, 3 को हम ये लिख सकते हैं। Since both T2 and 3 read Y which was modified by T1, they will be impacted by the abort of T1. As a result, both T2 and 3 must be rolled back to preserve the consistency of the database. Therefore, the correct answer is C. Both T2 and 3. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन है वो डेटाबेस मैनेजमेंट का है, डीबीएमएस का है, और डेटाबेस मैनेजमेंट का सिस्टम है, और इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है कास्केडिंग रोल बैक लग रहा है। क्या लग रहा है? कास्केडिंग रोल बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द वन करेक्ट मशीन बिटवीन द ओएसआई लेयर एंड देयर करस्पॉन्डिंग फंक्शनैलिटी एज शोन। ये कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है, सीएन का ओएसआई मॉडल का कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन है, वो भी ओएसआई मॉडल का है। पढ़ा होगा आप लोगों ने सीएन में, कंप्यूटर नेटवर्क में, ओएसआई मॉडल में। ठीक है, जो नेटवर्क लेयर होती है वो क्या करती है? नेटवर्क लेयर क्या करती है? पैकेट राउटिंग करती है। ये जो स्टेटमेंट लिखा है करेक्ट है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर होस्ट टू होस्ट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करती है, यानी कि बातचीत करती है। तो ये वाला ट्रांसपोर्ट लेयर वाला होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन करती है, तो बी वाला ऑप्शन थर्ड होगा। और डेटा लिंक लेयर क्या करती है? फ्रेमिंग एंड एरर हैंडलिंग को सॉल्व करती है। डेटा लिंक लेयर फ्रेमिंग एंड एरर हैंडलिंग को सॉल्व करती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का फर्स्ट है, बी का क्या है? थर्ड है, और सी का क्या है? सेकेंड है। फ्रेमिंग एंड एरर हैंडलिंग करती है। इसको मैं सही से यहाँ पे लिख देती हूँ। नेटवर्क लेयर पैकेट राउटिंग करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होस्ट टू होस्ट नेटवर्क करती है, और डेटा लिंक लेयर फ्रेमिंग एंड एरर हैंडलिंग करती है। यानी कि ए का फर्स्ट है, बी का थर्ड है, सी का सेकेंड है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G is a function from A to B, F is a function of B to C, and their composition define these and mapping from A to C। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का है। किसका है? डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स का है। डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स का है, और ये जो टॉपिक है वो फंक्शन का है। फंक्शन का हम लोगों को इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? एफ एंड जी आर द सब्जेक्टिव ऑन टू फंक्शन, ये हमें गिवन है। एफ जी एक्स रिप्रेजेंट द कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन जी एफ एंड जी। हम लोग प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। लेट एनालाइज द प्रॉब्लम। द फैक्ट दैट G1 is subjective means that every element in C, there is an element in A that maps to it through the composition of F and G. For f gx to be subjective of the image of gx which lies in the P must cover all the elements in the domain f into G must cover the entire set of। हमारा जो रिजल्ट है, as a result it is not required to end one to one इंटरजेक्टिव और टू सब्जेक्टिव। जो हमारा सब जितने भी हमने निकाले वो क्या है? सब्जेक्टिव आया है। कौन सा ऑप्शन है इसमें? इंजेक्टिव नहीं आया है। दिस इज गलत, सॉरी दिस इज रॉन्ग। ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि सब्जेक्टिव फंक्शन आया है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट G be an any undirected graph with a positive edge weight T be minimum spanning tree of G for any vertex U and B. Let D1 U be
and D to be the shortest distance between U and B in G, T respectively. Which one of the following option is correct? All possible G, T, U and B. जो ये क्वेश्चन है हमारा ग्राफ थ्योरी का, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ग्राफ थ्योरी का दिया हुआ है और मिनिमम स्पैनिंग ट्री का है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है? द मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज अ सबग्राफ ऑफ G that connects the all vertices together with the minimum possible total edge weight without any cycle. The shortest part between U and V is D1 दिया हुआ है, D2 दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है? Which one of the option is correct? All possible G, T, U and V. ये हमें फाइंड आउट करना है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री यानी कि MST इज अ सब ग्राफ ऑफ G दैट कनेक्ट्स ऑल वर्टेक्स टुगेदर विद द मिनिमम पॉसिबल टोटल एज वेट। क्लियर है? It does not preserve the shortest path between all pairs of vertex. When we compute, it represents the shortest part in the original graph G, which can use any edge of G, including some of the that excluded from the MST. MST may exclude the edge that could decrease the distance between the two vertices, so that the shortest path in the MST is greater than or equal to the shortest part to the ओरिजिनल पार्ट। तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ा? ग्रेटर देन होता है और इक्वल होता है किसके? शॉर्टेस्ट पार्ट के ओरिजिनल ग्राफ में। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो हो जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या हो गया? ग्रेटर हो गया किसके? D2 के कंपैरिजन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है? ग्रेटर देन और इक्वल होता है शॉर्टेस्ट पार्ट के टू द ओरिजिनल पार्ट, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू द शॉर्टेस्ट पार्ट, शॉर्टेस्ट पाथ। उस शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, इसके लिए मैं आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगी, पीडीएफ डाल दूंगी कमेंट में, ओके, सोल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग कॉन्ट्रास्ट फ्री ग्रामर G where S, A and B are the variable non-terminals, A and B are terminal symbols, S is the start variable and the rules of G are described as. Clear है? इसमें तो रूल लगाते हैं, तो मैं क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ए, ये है बी है। एक पेरेंट के कितने चाइल्ड होते हैं? 3 चाइल्ड होते हैं, यानी कि हमने 3 बना दिया। फिर क्या दिया हुआ था? ए बी। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे ए यहाँ पे लिखेंगे, ए यहाँ पे लिखेंगे और ये जो कैपिटल है उसको यहाँ पे लिखेंगे। सबको प्रोडक्शन रूल आता है ना कि कैसे कैसे लिखते हैं हम लोग। फिर क्या दिया हुआ था हमें? बी बी। क्लियर है? देन क्या हुआ दिया? फिर से बी और बी दिया हुआ है। उसके बाद फिर से है तो बी, स्मॉल बी और कैपिटल बी। देन क्या है? जो इधर वाला बी होगा उसमें किया आएगा। इसको मैंने यहाँ पे बना दिया है, सब देख लेना। कितने हो गए? 1 2, बाकी सब कितने? बी बी है। 1 2 3 4 और एक लास्ट में 5। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? A2, यानी कि आंसर किया क्वेश्चन आ रहा है ए बी कितने हैं? क्या हो गया? ए स्क्वायर है, ए का स्क्वायर हो गया और बी का एन हो गया। पहली स्टेटमेंट हम चेक करेंगे तो ए स्क्वायर है, ए दूर दिया हुआ है और बाकी बी एन और एन इज ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है और एन इज ग्रेटर देन 1 यहाँ पे भी है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन था वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का था। किसका था? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का, कंपाइलर सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन था और टॉपिक किसका था? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का। कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंशिएशन। इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है? मेथड ऑफ बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। किसका मेथड लग रहा है? मेथड ऑफ बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन लग रहा है हमें। ये स्टेटमेंट गिवन है ये वाली, इसमें हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन करेंगे। किसका? Tn-1 का, Tn-1 का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। फिर हम लोग Tn-2 का भी करेंगे। इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करके हम वैल्यू को सॉल्व करेंगे। जो हमारा आंसर आएगा वो होगा Tn इंटू थीटा n बाई 2 बाई n। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। जो हमारा क्वेश्चन था वो था मेथड ऑफ बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन का। क्लियर है? अगर आपने वन शॉट वीडियो सब
सब्जेक्ट की देखी होंगी या पढ़ा होगा अपने कॉलेज में, तभी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, अभी इस वीडियो में समझाने लगूँ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है और B3 का क्वेश्चन है ये। 23 पे लिखा हुआ है, ये ट्री है जिसमें हम लोग 23 को इंसर्ट करते हैं, वो कहाँ पे जाएगा? तो स्टेटमेंट दिया हो, स्टेटमेंट के हिसाब से सॉल्व करते हैं। नन ऑफ द नोड विल स्प्लिट, इसमें कोई भी जो नोड है वो स्प्लिट नहीं होंगे, यानी कि कोई भी नोड हटेगा नहीं और 23 को हम इंसर्ट कर देंगे, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एटलीस्ट वन नोड विल स्प्लिट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट। करेक्ट। अगर एक नोड को हम स्प्लिट कर देंगे, यानी कि हम लोग कहीं हटा देंगे और फिर उसको 23 को यहाँ पे लिख देंगे, तो ये स्टेटमेंट क्या है? हमारा सही है। बाकी हमें स्टेटमेंट को चेक करने की जरूरत ही नहीं है जब यही वाला करेक्ट हो गया, क्योंकि हम लोग स्प्लिटिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्प्लिटिंग किया हुआ है हमने यहाँ पे, ठीक है। इसका क्वेश्चन ये है कि हम लोग स्प्लिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग 23 यहाँ पे लिख देंगे तो यहाँ पे ये ओवरफुल हो जाएगा, और हमें पता है ये जो नोड होता है उसकी सिर्फ 3 वैल्यू होती है, 3 की वैल्यू होती है, तो हम लोग इसमें एक नोड को नहीं कर सकते, इसमें भी एक नोड को हटाना पड़ेगा, चाहे हम इधर कराएं इंसर्ट, कहीं पे भी। पहले बात तो यहाँ पे इंसर्ट होगा तो हम कुछ भी करें हमें वहां पे हटाना ही होगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे एक और ऐड कर देंगे तो वो ओवरफुल हो जाएगा यहाँ पे। तो स्प्लिटिंग ही कर सकते हैं हम लोग, एक को हटा सकते हैं किसी भी डिजिट को, उसके बाद 23 को इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the three-way handshaking protocol for TCP connection established. Let the three packets exchange during the connection established. He denoted as P1, P2, and P3 in order. Which of the following options is true with respect to the TCP header flag that are set in the packet? In her TCP three-way handshake, जब P1 synchronized by 1 होगा तो the first packet P1 is sent to by the client to initialize the connection and he says the synchronized flag set to the 1 हो जाएगा। क्लियर है? P2 जब synchronize 1 होगा और acknowledgement 1 होगा तो the second packet में P2 is sent to the server to acknowledge the client request. It has both synchronized and acknowledgement flag set to 1. P3 केस देखते हैं तो acknowledgement first हो जाएगा, the third packet P3 is sent to the client to the acknowledgement, the server response. It has only the acknowledgement flag set to 1. So the option B and D is the correct. Option B and D is the correct. ये देखिए P1 और P2 P3 की बात हुई है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है? क्लाइंट से सर्वर तक हम लोग देख रहे हैं, तो जो फ्लैग है वो 1 हो जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है? 1 हो जा रहा है, इसमें 0 हो रहा है। तो ऑप्शन बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर नेटवर्क सीएन का ये क्वेश्चन था और टीसीपी हैंडशेक का था। टीसीपी हैंडशेक टॉपिक का ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द गिवन system of linear equation for the variable x and y where k is the real value constant, which of the following option is correct? हमारी क्वेश्चन क्या दी हुई है? ये क्वेश्चन है हमारा लीनियर अलजेब्रा का सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ये क्वेश्चन। क्लियर है? ये लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, सॉल्व करके ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसको हम लोग एक ट्रिक से सॉल्व करते हैं। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/x k/2 हो जाएगा। फॉर द सिस्टम टू हैव नो सोल्यूशन, सबसे पहले हम लोग नो सोल्यूशन का ही चेक कर लेते हैं। नो सोल्यूशन का होता है, इनफिनाइट सोल्यूशन का होता है। आपने पढ़ा होगा लीनियर में सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, तो आपको पता होगा। सबसे पहले हम लोग नो सोल्यूशन का ही चेक कर देते हैं। उसमें क्या होगा? 1/k/2/0 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 में आया। नो सोल्यूशन में क्या होता है? k = 1 होना चाहिए, द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। अगर k = 1 है तो तुम्हारा सिस्टम है नो सोल्यूशन है। अगर k ≠ 1 है तो 1 सोल्यूशन है। अगर k - 1 है तो इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन होता है। जब k =
1 है तो नो सोल्यूशन होगा, नॉट इक्वल टू 1 है अगर k 1 सोल्यूशन होता है, अगर k इज इक्वल टू -1 होता है तो इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी सोल्यूशन होता है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, देयर इज एग्जैक्टली वन वैल्यू फॉर द k विच ऑफ द अबव हैज नो सोल्यूशन, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, let x be a three variable boolean function that produce output has one which when at least two of the input variable are one, which of the following statement is are correct where a b c and d are the boolean variable। ये boolean variable दिया हुआ है, ठीक है ना, 3 दिया हुआ है, यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिजिटल लॉजिक का, इसका है डिजिटल लॉजिक का और बूलियन फंक्शन का क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन में गिवन है, ये वेरिएबल फंक्शन है, यानी कि ए बी है, बी सी है प्लस सी है, हमारी जो स्टेटमेंट भी है वो भी यही होगी। जो हमारा केस 1 होगा उसमें क्या होगा, y भी 0 हो जाएगा और ए बी सी तीनों 1 हो जाएगा। जो केस 2 रहेगा उसमें क्या हो जाएगा, y 1 होगा। ये दोनों केस रख के आप सॉल्व करिएगा तो हमारा आंसर क्या होगा, डी वाला, दिस इज द करेक्ट आंसर। जो बूलियन फंक्शन के क्वेश्चन होते हैं एक्सप्रेशन में, उसमें प्रॉपर्टीज यूज होती है लॉजिकल फंक्शन की, लाइक एंड और नॉट। एंड यूज होता है, और यूज होता है, और नॉट ऑपरेटर का यूज होता है। अगर आपने डिजिटल लॉजिक में बूलियन फंक्शन के बारे में पता होगा तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले आप उस टॉपिक के बारे में पढ़िए। और ये जो हमारा क्वेश्चन था मेजॉरिटी फंक्शन का था, ठीक है ना, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ मैं, यहाँ पे मेजॉरिटी फंक्शन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर -6 can be represented as this and 4 bit 2s। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का 2s कॉम्प्लीमेंट हमें दे, 2s कॉम्प्लीमेंट का इसमें हमें गिवन है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का ये क्वेश्चन है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर को क्या कहते हैं, कोआ, ठीक है ना, क्लियर है। जब हम लोग पॉजिटिव में लेंगे, देखिए तो पॉजिटिव में 6 को लिख रहे हैं, किसमें, बाइनरी में, तो क्या आ रहा है 1s कॉम्प्लीमेंट देखेंगे, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट में देखेंगे तो ये आ जाएगा। इसका हम लोग 2s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसमें क्या ऐड कर देंगे, 1 को ऐड करेंगे, 2s कॉम्प्लीमेंट में 1 को ऐड करेंगे। 2s कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, जब हम लोग 1 को ऐड करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा, क्लियर है। 1s कॉम्प्लीमेंट किस पे ऐड करा जाएगा, +4 बिट, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 1010 इज फॉर MSB इज फॉर 1। नेक्स्ट हम लोग 8 बिट का देखते हैं। जब 8 बिट का हम लोग निकालेंगे तो उसमें हम लोग 4 ऐड करेंगे, 1 1 1 1 नेक्स्ट के कॉम्प्लीमेंट में ऐड करेंगे और लेफ्ट साइड ऐड करेंगे तो 1 0 1 0 हो जाएगा। फिर 16 बिट में करेंगे और 12 के पेयर में करेंगे, 12 किसमें, 1s के कॉम्प्लीमेंट में करेंगे। ये हमारा आंसर है। तो 16 बिट का क्या आया, 16 बिट का ये आया, और 8 बिट का क्या आ रहा है, ये आ रहा है। यानी कि ऑप्शन बी और डी इज द करेक्ट। अगर आप लोगों ने कोआ पढ़ा होगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले इस टॉपिक के बारे में जाके पढ़िए, देन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी बाइनरी सर्च ट्री BST हैविंग n डिस्टिंक्ट इंटीजर। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है डेटा स्ट्रक्चर, BS का क्वेश्चन है और बाइनरी सर्च ट्री का है, BST का है। हम लोग इसमें देखते हैं, BST इज नॉट अ मीन हीप। लेफ्ट चाइल्ड अगर लेस देन पेरेंट की है तो राइट चाइल्ड जो होता है ग्रेटर देन होता है हमारी पेरेंट प्रॉपर्टी के। पेरेंट नोड टू बी स्मॉलर देन हिज चिल्ड्रन, जो पेरेंट का नोड होता है वो जिससे छोटा होता है उसकी चिल्ड्रन से। तो ये वाला इसमें लिखा हुआ है एवरी BST इज आल्सो अ मीन हीप, तो नॉट अ मीन हीप, तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं सी वाला, फाइंडिंग एन एलिमेंट टेक 0 log n टाइम इन द वर्स्ट केस। तो ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि ये नहीं होता है, एवरेज होता है इसमें, ठीक है ना, और 0n होता है इसका, स्क्यू ट्री होता है। कौन सा ट्री होता है, स्क्यू ट्री होता है। एंड इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल इज ऑलवेज प्रोड्यूस अ सॉर्टेड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। तो ये आंसर हमारा करेक्ट है क्योंकि सॉर्टेड सीक्वेंस को ही वो करता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ऊपर देखते हैं, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू एनी नोड इज n-1। बिल्कुल सही है क्योंकि क्या होता है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में ट्री के हाइट के अकॉर्डिंग रखा जाता है, तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है। ये असेंडिंग टू डिसेंडिंग रखते हैं।
असेंडिंग टू डिसेंडिंग रखा जाता है ट्री की हाइट को। तो ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ये गलत है और ये भी गलत है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ processor is given in the figure RA, RB and RZ are 32-bit registers. Which option is correct related to the arithmetic operation using the part as shown? ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, यानी कि कोआ का। कौन से सब्जेक्ट का है? कोआ का। डेटा पार्ट, टॉपिक क्या है? डेटा पार्ट। सबसे पहले तो आप एग्जाम में जब क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले आपको यही फाइंड आउट करना आना चाहिए कि जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन से सब्जेक्ट से है। जनरल एप्टीट्यूड का है कि कोआ का है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है, डिजिटल लॉजिक का है। सबसे पहले आपको यही फाइंड करना है कि वो जो क्वेश्चन है किस सब्जेक्ट का है और उस सब्जेक्ट में किस टॉपिक का है। सबसे पहले आपको यही फाइंड करना आना चाहिए। क्लियर है? इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं द डेटा पार्ट कैन परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन इन्वॉल्विंग द टू रजिस्टर हैज बोथ RA एंड RB आर कनेक्टेड टू द ALU अर्थमेटिक ऑपरेशन। इस फिगर में आप देखोगे द पार्ट कैन आल्सो परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन इन्वॉल्विंग बस रजिस्टर एंड वन immediate value as the multiplexer allowed immediate value to be the selector। मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है। The data part can implement the arithmetic operation involving the two immediate value has both multiplexer A and multiplexer B allow immediate values to be passed of the arithmetic operation। तो जो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? A, B and C। क्योंकि इसमें भी देखिए द डेटा पार्ट इंप्लीमेंट हो रहा है अर्थमेटिक ऑपरेशन में टू रजिस्टर के अकॉर्डिंग। ये भी आंसर सही है। द डेटा पार्ट कैन इंप्लीमेंट द अर्थमेटिक ऑपरेशन वन रजिस्टर टू वन इमीडिएट वैल्यू। दिस ये ऑप्शन भी करेक्ट है। The data part can implement the arithmetic operation involving the two intermediate values. This option will be also. Data part can only implement arithmetic operation involving one register to one immediate register। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है क्योंकि वन रजिस्टर से वन इमीडिएट पे नहीं जाता है, टू पे जाता है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रेगुलर लैंग्वेज L इज एक्सेप्टेड बाय अ नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग फाइनाइट ऑटोमेटा NFA विद एन स्टेट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं L may have accepting NFA with n state। Every DFA that accepts L has 2n state। ठीक है, जितने जो भी DFA होता है वो देखता है L has 2n state। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। हमें फॉल्स स्टेटमेंट को देखना है, तो ये स्टेटमेंट भी सही लिखी हुई है। सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखी है? L may have accepting DFA with n state। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है बिकॉज NFA कैन बी सिंप्लीफाइड एंड द लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय अ स्मॉलेस्ट NF। ये स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है, तो ऑप्शन बी इज द राइट। There exist DFA with 2n state that accept L। ये भी स्टेटमेंट सही लिखी हुई है। Every DFA that accept LN has two states। This is false। ये स्टेटमेंट हमारी false है क्योंकि our DFA does not always need more than 2n state। It is possible to the DFA to have fewer state than 2n depending on the language। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। तो फॉल्स स्टेटमेंट पूछे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है और ये फॉल्स है, तो ऑप्शन बी एंड डी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का और कॉन्टेक्ट स्विच का। ये हमारा क्वेश्चन है और टॉपिक किसके? कॉन्टेक्ट स्विच का। ये मैं इसीलिए क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते कराते ऊपर लिख रही हूँ कि किस सब्जेक्ट का है और कौन से टॉपिक का है। सबसे पहले आपको यही फाइंड करना आना चाहिए कि जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन से सब्जेक्ट का है और किस टॉपिक का है, तभी तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। सपोज इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट द फॉलोइंग सी प्रोग्राम सेगमेंट इज एग्जीक्यूटेड। इसमें हमें प्रोग्राम दिया हुआ है और हमें देखना है, वन बाय वन हम लोग इसे समझते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लूप चल रहा है, लूप चल रहा है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? इनिशियल एंट्री इनटू द रेडी क्यू entry हो रही। When the process is first run, it enters the ready queue. It is counted as a first entry into the ready queue. Second क्या होता है? Entry the input output queue। क्या इनपुट किया जा रहा है, क्या आउटपुट किया जा रहा है। तो जो स्कैनफ जो फंक्शन होता है इसमें हम यही करते हैं, इनपुट आउटपुट ही देखते हैं कि क्या चीज इसमें इंट की गई है, क्या चीज इसमें आउटपुट की गई है। थर्ड स्टेप क्या होता है? रिटर्निंग करते हैं इनपुट आउटपुट को। नेक्स्ट क्या होता है? रिपीट करते हैं ईच इटरेशन। देन हम लोग लूप चलाते हैं। ये हमारा प्रोसेस होता है। क्लियर है? फॉर द इनिशियल एंट्री इनटू द रेडी क्यू द प्रोसेस एंटर वन व्हेन इट्स रन। During each iteration of the loop, there are the two
टू की इवेंट्स होते कौन कौन से होते हैं? द प्रोसेस एंटर्स द इनपुट आउटपुट क्यू व्हेन इट्स कॉल द printf फंक्शन। जब वो printf फंक्शन को कॉल करता है तो हमारा जो इनपुट आउटपुट क्यू होता है वो प्रोसेस पे जाता है। सेकंड क्या है? द प्रोसेस रिटर्न फ्रॉम द इनपुट आउटपुट क्यू टू द रेडी क्यू आफ्टर द printf फंक्शन कंप्लीट। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो वो रिटर्न आ जाता है। सिंस द लूप रन 20 टाइम्स, ये जो हमारे क्वेश्चन में जो हमारा लूप है वो कितने टाइम चल रहा है? 20 टाइम्स चल रहा है। ईच इटरेशन रिजल्ट इन वन एंट्री इनटू द इनपुट आउटपुट क्यू एंड वन रिटर्न टू द रेडी क्यू। जब हम इसका टोटल करते हैं, द प्रोसेस एंटर द रेडी क्यू वन इनिशियली, इट एंटर्स द रेडी क्यू 20 मिनट्स आफ्टर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। जब वो एंट्री हुई उस क्यू में तो वो 20 टाइम्स था। जब वो लूप चल चुका तो उसमें इनिशियल क्या है? 1 ऐड हो गया। जब 1 ऐड हो गया इसमें तो 1 + 20 क्या हो गया? 21 हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 21। 21 इज आंसर। इसमें आपको लिखना है, इसमें आपको आंसर गिवन नहीं है, ठीक है? इसमें आपको ऑप्शन गिवन नहीं है, इसमें आपको आंसर लिखना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि 21 है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट S be the set of the terminal string defined over the alphabet. Consider all the string in that contain at least one occurrence of the two executive symbol, that is A, B, B और C, C, the number of string। ठीक है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग क्या दी हुई है? S दिया हुआ है, और जो लेंथ है वो क्या दी हुई है? 5 दी हुई है। लेंथ जो है, जो L दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है हमें इसमें। तो 3/3 क्यूब 5 निकालेंगे तो क्या आएगा? 243 आएगा। ए, बी और सी का कर रहे हैं हम लोग, तो जो हमारी स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी? 2 into 2 4/2 होगा। क्या हो जाएगा? 3 into 2/4 यानी कि 48 हो जाएगा। फर्स्ट कैरेक्टर की आंसर दे दी 48 आ गया। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं इसमें क्या। The first character 3 choice and the substitute at 2 choice. Avoid repeating the previous characters। हमको repeating नहीं करना है। The number of string that contain at least one occurrence of the two consecutive symbol is the complement of the number of string without consecutive symbol. Thus, the number of string at least the one consecutive pair is क्या pair हो जाएगा? हमें क्या निकाला था? 143। तो 243 में से हम लोग माइनस कर देंगे 48 को, तो the answer will be 195। इसमें भी आपको ऑप्शन नहीं गिवन है, इसमें भी आपको आंसर लिखना है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। तो आंसर क्या आ गया? 195। कैसे आया आपको पता चल गया ना? ये जो हमारा क्वेश्चन था किसका था? और स्ट्रिंग काउंटिंग का क्वेश्चन था। ठीक है, सबसे पहले आपको यही फाइंड करना है कि कौन से सब्जेक्ट का है और कौन से टॉपिक का है। स्ट्रिंग काउंटिंग का है ये। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी इसके पूरे सोल्यूशन का, जिसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा कि क्या आंसर क्यों है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द गिवन फंक्शन। ये जो हमारा क्वेश्चन है वो कैलकुलस पे है, डिफरेंशिएशन पे है। कैलकुलस टॉपिक का है और डिफरेंशिएशन का है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको मैं नहीं सॉल्व करा सकती यहाँ पे, बिकॉज वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, और अगर आपको कैलकुलस अच्छे से नहीं आती होगी तो आपको यहाँ पे समझ में भी नहीं आएगा। इसको आप स्किप करिए और सबसे पहले आप कैलकुलस और डिफरेंशिएशन पढ़ के आइए, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मैं इसका आंसर इसमें लिख देती हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप पहले पढ़िए, फिर सॉल्व करिए और फिर इसका आंसर मैच कर दीजिए। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो है -2.0। इसको आप करिए, पहले तो टॉपिक पढ़ लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर मैच करिए, कमेंट में लिख सकते हैं इसका आंसर। ओके, मैं इसके सोल्यूशन का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें हर एक चीज बहुत ही अच्छे से लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं। बॉक्स कंटेन 5 coins, 4 regular coins and 1 fake coin. When a regular coin is tossed, the probability P had 0.5, fake coin की है 1. You pick a coin as random and toss it and get to head. The probability that the coin you have to choose and is the fake coin fake coin is round off of the 2 decimal places। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है ये किसका है? आपने पहले ही जब क्वेश्चन रीड किया तभी आपको पता चल गया है, ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है और प्रोबेबिलिटी टॉपिक का है। इसमें हमें क्या लग रहा है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है कि कंडीशन गिवन हुई है तो इसमें कंडीशनल लग रही है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग रही है। और थ्योरम कौन सी लग रही है? बेस थ्योरम लग रही है, बेस थ्योरम लग रही है। बहुत ही सिंपल
ये इसमें लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। 1/5 का पहले निकाल लेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 4/5 के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे तो 0.8 आएगा। फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है, फेक कॉइन की प्रोबेबिलिटी आप इसमें निकाल लेंगे। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, कौन कौन सी वैल्यू को, पहले प्रोबेबिलिटी दो हेड आई है, फिर इज इक्वल टू में लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी दो हेड आई है अपॉन में लिखेंगे, फेक आई है फिर प्लस में लिखेंगे, दो प्रोबेबिलिटी आई है रेगुलर की आई है और अपॉन में भी रेगुलर की लिखेंगे। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.50। इसमें भी आप सबसे पहले आप, इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो आपको आंसर लिखना ही होगा। इसको भी आप पहले आप ये टॉपिक को पढ़िए जाके, प्रोबेबिलिटी को बेस थ्योरम समझिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, देन आप इसको सॉल्व करिए, देन आपको समझ में आएगा। क्लियर है? क्योंकि इस वीडियो में मैं इतने अच्छे से नहीं समझा सकती क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं। जब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से नहीं कवर करेंगे तब तक आप आंसर भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना। इसको पहले आप पढ़िए फिर इस पे करिए, बाकी मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर ही दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीसो कोड दिया हुआ है फंक्शन का इन द गिवन बेलो। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये एल्गोरिथम टॉपिक का है। किसका है? एल्गोरिथम। जब भी आप घर में प्रैक्टिस करते हैं किसी भी क्वेश्चन पेपर को, जरूरी नहीं है गेट का ही है, किसी भी क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप ऊपर लिख लिया करिए। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते क्वेश्चन की, भले थोड़ा टाइम टेकिंग होगा बट आपको समझ में आएगा कि वो कौन से सब्जेक्ट का है और कौन से टॉपिक का है। जब आपको वो समझ में आ जाएगा तो आप इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, उससे बहुत ही हेल्प हो जाती है। तो जी हमारा जो क्वेश्चन है वो है एल्गोरिथम टॉपिक का है और एल्गोरिथम सब्जेक्ट का है और टॉपिक कौन सा है? सॉर्टिंग का है, ठीक है ना। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये किस चीज का है? बबल सॉर्ट का है। कैसे है देखो, बबल सॉर्ट में क्या होता है, अ स्वाइप अकर्स एवरी टाइम इन द कंपैरिजन फाइंड दिस। ठीक है, जब जे क्या होता है? बड़ा होता है, जे क्या होता है? ग्रेटर इससे होता है ए जे प्लस 1 से, तभी बबल सॉर्ट होता है। इस क्वेश्चन में भी आप देखेंगे तो यही कंडीशन फॉलो। Since the array in initial sorted in the descending order where every comparison which result in a swap, thus the number of swap is equal to the total number of comparison which is 435. The number of the swap operation performed is 435. इसमें भी आपको ऑप्शन गिवन नहीं है, इसमें भी आपको आंसर लिखना है तो आंसर विल बी 435। पहले आप इस टॉपिक को समझिए जाके, देन आप इसको सॉल्व करिए, तभी समझ में आएगा, वरना ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक प्रोग्राम दिया है जिसका हमें आउटपुट लिखना है। सबसे पहले आप लोग देखिए ये सी प्रोग्राम का क्वेश्चन है। इन सी क्या होता है? व्हेन यू पास अ पॉइंटर टू अ फंक्शन, जब आप पॉइंटर से पास करते हैं फंक्शन को, एनी मॉडिफिकेशन टू द वैल्यू पॉइंटेड टू बाय द पॉइंटर व्हिच अफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल, इंश्योर यू अंडरस्टैंड हाउ पॉइंटर्स वर्क व्हेन एनालाइज सच प्रोग्राम। क्लियर है? जब आप फंक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं तो टू आर्ग्यूमेंट्स है यहाँ पे, p पॉइंटर p है और इंटीजर x है। इनसाइड द फंक्शन आप देखेंगे x इज असाइंड हुआ है एक वेरिएबल में, p असाइंड हो रहा है पॉइंटर को, p जो है पॉइंट है जो a तक जा रहा है वो अपडेट हो रहा है x पे, और जो वैल्यू है वो क्या है? 25 है। मेन फंक्शन में आप देखेंगे, इन मेन फंक्शन यू कैन सी a is the initialization to the 20 and b is the initialization to the 25. a 20 है और b 25 है, ये आपने देखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है a 20 है और b Z is a pointer and it is assigned the address of A, so Z now point to A. Clear है? यहाँ पे आप देख सकते हैं Z and B is called passes Z on the address of A and B which is 25 to the function. Clear है? Output क्या होगा? After the call, जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं FOO फंक्शन को, जब आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं FOO फंक्शन को, जब आपने कॉल किया तब क्या हुआ? ए जो है अपडेट हो गया 25 में एंड द प्रिंटफ स्टेटमेंट प्रिंट्स द स्टेटमेंट ऑफ ए which is now bigger than 25. So the output of this program is 25. इसमें भी आपको आंसर नहीं गिवन है, ऑप्शन नहीं गिवन है, इसमें भी आपको आंसर राइट करना है। क्लियर है? इसमें मैंने आपको रूल बताया है क्योंकि जब सी प्रोग्राम में क्या होता है, when you pass a pointer to a function, any modification to the value pointed to by the pointer will affect the original variable. Ensure you understand how pointers work when analyzation of each program. ठीक है? क्लियर है? अगर आपको एल्गोरिथम टॉपिक अच्छे से आता होगा, सॉर्टिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। सी प्रोग्रामिंग का ये क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ था? सी प्रोग्राम के बारे में बात हो रहा था, सी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
The height of the any rooted tree is defined the maximum number of edge in the path from the root node to the leaf node. Suppose the mean heap T is 432 keys, the height of the tree is this. जो mean heap होता है वो क्या होता है? Complete binary tree होता है. Mean heap क्या होता है? A mean heap is a complete binary tree where each level is filled completely. हर level उसका filled होता है, पूरा तरह से हर level उसका filled होता है. Except possibility the last level which is filled from left to right. जो last level होता है वो कैसे filled होता है? Filled लेफ्ट से राइट की तरफ फील्ड होता है. द हाइट ऑफ द बाउंड्री ट्री इज द नंबर ऑफ एज ऑन द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द रूट टू एनी लीफ नोड. कैलकुलेट कैसे करेंगे? टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ट्री वी यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला. उसका एक फॉर्मूला है. सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते द हाइट 32 की दिया हुआ है. ठीक है, तो जो हाइट 32 की दी है वो हमें हाइट गिवन है. तो 2h क्या हो गया? ग्रेटर देन हो गया 32 के. 2/5 क्या हो गया? 32 होता है. द हाइट ऑफ द ट्री क्या हो गई? 5. 5 इज द हाइट ऑफ द ट्री. 32 की क्या हाइट हो गई? 5 हो गई. तो आंसर क्या हो गया? 5. इसकी टिप क्या है? आप लोग ने पढ़ा होगा, अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में पढ़ा है. इन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री द हाइट इज द नंबर ऑफ एज फ्रॉम द रूट टू द डीपेस्ट लीफ. द हाइट इज अप्रोक्सीमेटली log 2n where is the n is the number of node. जितने नोड होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो होता है. अगर आप ये जो हमारा क्वेश्चन है वो डेटा स्ट्रक्चर का है और टॉपिक है मीन हीप का. ये हमारा क्वेश्चन है किसका है? डेटा स्ट्रक्चर. हमें यहाँ पे मेंशन कर देते. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द मेमोरी सिस्टम विथ 1 M बाइट ऑफ मेन मेमोरी एंड 60K byte of cache memory. Assume that the processor generates 20-bit memory address and the cache block size is 16 byte. If the cache uses direct mapping, how many bits will be required to store all the tagged values? Assume memory byte is 1K is equal to 210, comma 1M is equal to 2 by power 20. ये में दी हुई है. ठीक है, तो मेन मेमोरी की साइज क्या दी हुई है? 1 M बाइट दी हुई है. 1 M बाइट हो गया 2/20 बाइट. इस पर हम काउंट करेंगे. ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? 2/20 बाइट दिया हुआ है. और ये 16 का 2/4 दिया हुआ है. इसको जब हम निकालेंगे तो 2/14 और 2/4, तो आ गया आंसर 2/10. ब्लॉक ऑफ इट्स बिट 4 का निकालेंगे तो 4 का क्या हो गया? 2/4 हो गया. तब हमने इसके 4 का निकाला तो क्या आ जाएगा? 2/4. 10 का निकालेंगे तो 2/10 की पावर में आ जाएगा. जब हम तीनों को ऐड करेंगे यानी कि 20 - 10 - 4 तो आ जाएगा 6. यानी कि क्या हो गया? 6 into 10, 2/10. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का है. टॉपिक किसका है? कैचे मेमोरी का है. कैचे मेमोरी का है. टॉपिक किसका है? कैचे मेमोरी का क्वेश्चन. अगर आपको ये टॉपिक आता होगा तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे. आपको मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी कि अच्छे से सब कुछ लिखा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने इधर उधर कर दिया तो बहुत आपको कंफ्यूजन हो रही होगी. जब समझ रहे होंगे तब तो आ गया होगा, बट जब आप बाद में इसको देखोगे तो शायद आपको न समझ में आए. तो मैं इसका आपको सोल्यूशन अच्छे से प्रोवाइड करती हूँ जिसमें हर एक चीज लिखी होगी. कैचे मेमोरी की साइज थी अपॉन में फॉर्मूला अकॉर्डिंग सब लिखा होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा. A processor has 64 general purpose register and 50 distinct instruction type. Instruction is according to 30 bit. इसमें क्या है? जनरल पर्पस रजिस्टर क्या दिया हुआ है? 64 दिया हुआ है. ये गिवन है 32 बिट दी हुई है, 50 के दिया हुआ है. क्लियर? नंबर ऑफ बिट्स दी हुई है 64 दी हुई है, तो हम लोग क्या लग सकते हैं? log 2/64. तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. और log 50 का कैसे निकालेंगे? तो log 2 और इसका भी 6 आ गया और इसका भी 6 ही आया. 32 बिट के रजिस्टर में से हम माइनस कर देंगे. ठीक है, तो 32 - 6 is equal to 20 आ गया. तो the maximum number of bits can be used to store the immediate operator is 20. 20 आंसर आया. कौन सा है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट. इसमें आप लोग एक टिप को याद करेंगे. व्हेन कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ बिट्स फॉर द इमीडिएट ऑपरेंड, सब्ट्रैक्ट द बिट्स रिक्वायर्ड फॉर द इंस्ट्रक्शन टाइप एंड रजिस्टर फ्रॉम द टोटल इंस्ट्रक्शन साइज. ठीक है, आप उसमें से माइनस करके देन यू विल फाइंड द आंसर. क्लियर है? तो हमारा क्वेश्चन था, ये भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर का ही था, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पे भी.
किसका था? कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे था, यानी कि कोवा पे ही था, और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पे था। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पे था। आपको पीडीएफ में सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा, उसमें बहुत ही अच्छे से लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, वी नीड टू कैलकुलेट द वेटिंग टाइम। इसमें हम लोग वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करेंगे। ये हमें गिवन था। इसमें क्या हो रहा है? द प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। द प्रोसेस स्टार्ट एट टाइम 0 एंड रन फॉर द 20 सेकेंड, सो इट वेटिंग टाइम विल बी 0 सेकेंड। P2 पे जब आ रहा है, तो जब P1 फिनिश कर दे रहा है तब वो P2 पे आ रहा है, तो उसका वेटिंग टाइम क्या हो गया? जब P1 खत्म हो रहा है तो P2 स्टार्ट हो रहा है। सॉरी, जब P1 खत्म हो रहा है तो M1 स्टार्ट हो रहा है। थर्ड में क्या हो रहा है? जब P2 खत्म हो रहा है तो वेटिंग टाइम क्या हो रहा है? जब P2 खत्म हुआ तो उसका वेटिंग टाइम क्या हो गया? 20 + 16 यानी कि 36 हो गया। नेक्स्ट P4 पे क्या हो रहा है? द प्रोसेस स्टार्ट P1 एंड P2 फिनिश, जब दोनों खत्म हो जाते हैं तब स्टार्ट हो रहा है, तो उसका भी सेम यही होगा, 20 + 6 = 36। सेम हुआ। एवरेज निकालेंगे, इसका एवरेज टाइम क्या हो जाएगा? सबको ऐड करेंगे पहले, तो सब कुछ हमने ऐड किया सबके वेटिंग टाइम को, तो 0 + 20 + 36 + 36 क्या गया? 92 आ गया। एवरेज निकाला तो क्या आ गया? 92/4, 900। तो आंसर क्या हो गया? ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ओएस का है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है, और टॉपिक क्या है? शेड्यूलिंग। यहाँ पे शेड्यूलिंग ही हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। टू रिलेशन है टीम के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए की बात करते हैं, तो यहाँ पे करेक्टली रिटर्न है प्लेयर नेम बाय फाइंडिंग द प्लेयर हुज आईडी मैचेस द आईडी ऑफ द टीम नेम M1। दिस इज द करेक्ट क्वेरी। जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट था तो हमने आगे चेक ही नहीं किया, क्योंकि फिर ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही है तो वहां पे लिखा होगा कि टिक द 2 ऑप्शन। फर्स्ट ही सही था तो हमने फर्स्ट पे टिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a packet with the destination of IP address arrives the router whose routing table is shown which interface to be packet। यहाँ पे मैंने लिखा है ना, कौन सा क्वेश्चन है? DBMS का है ये, DBMS टॉपिक का है, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में गिवन है द डेस्टिनेशन IP एड्रेस, वी नीड टू फाइंड व्हिच इंटरफेस द पैकेट विल बी फॉरवर्डेड ऑन द पेज ऑफ द राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल पे क्या क्या हो रहा है? सबसे पहले क्या करेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे IP एड्रेस को बाइनरी में। बाइनरी पे कन्वर्ट करेंगे, फिर चेक करेंगे सबनेट मास्क को। क्लियर है? इसमें हम लोग एक टिप लगाएंगे, व्हेन चेकिंग द डेस्टिनेशन IP एड्रेस अगेंस्ट द राउटिंग टेबल। जब हम चेक कर रहे होते हैं हमारे IP एड्रेस को राउटिंग टेबल में, कंपेयर इट विद ईच सबनेट यूजिंग द सबनेट मास्क एंड फाइंड द लॉन्गेस्ट मैचिंग प्रीफिक्स। अगर आपको ये टिप पता होगी तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में पहले से कुछ पता होगा तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इन सब टॉपिक के बारे में नहीं पता है तो सबसे पहले आप जाके पढ़िए, देन आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लेट ए बी अ 2x2 मैट्रिक्स एज गिवन। ये हमारा मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, और हमें ईजन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स निकालनी है। ये क्वेश्चन किसका है? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट का है, क्योंकि मैट्रिक्स उसी में 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है, 2x2 की मैट्रिक्स गिवन है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा, बिकॉज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट में आप सबने पढ़ा होगा। अगर आपको नहीं आता है तो पहले सब्जेक्ट के बारे में पढ़िए, जाके इस टॉपिक के बारे में पढ़िए, ईजन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, देन आप इसको सॉल्व करिए। उसके बाद मैं PDF प्रोवाइड करूंगी, इसमें आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर को कि आपने करेक्ट किया है कि नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग 4 वेरिएबल बुलियन फंक्शन दिस एंड दिस। इसमें क्या है? गिवन है हमें बुलियन फंक्शन इन द सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड आस्क्ड टू मिनिमाइज इट। बुलियन एक्सप्रेशन में लिखना है हम लोगों को। सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप बुलियन एक्सप्रेशन पढ़िए, देन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। पहले आप इस टॉपिक को जाके पढ़िए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और मैं PDF अटैच कर दूंगी सोल्यूशन का, उससे आप उसको मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है? सबसे पहले हम स्टेप के अकॉर्डिंग से इसको सेट करें। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझते हैं। देन क्या करते हैं? बी एफएस एंड द हाइट ऑफ द ट्री को देखते हैं। देन क्या करते हैं? थर्ड पे मैक्सिमम डिस्टेंस देखते हैं BFS ट्री से।
देन में हमारा क्या एक टिप लग रही है, DFS में क्या होता है, द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ एज फ्रॉम द रूट टू द एनी लीफ नोड, द मैक्सिमम सॉर्टेड पाथ लेंथ इन द ग्राफ इज द लोअर बैंड बाउंड फॉर द हाइट ऑफ द बीसीएस ट्री। करेक्ट आंसर क्या हो गया, द हाइट ऑफ द ट्री एटलीस्ट 15, क्योंकि 15 से ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी हाइट क्या होती है। अगर आपने इस टॉपिक के बारे में पता होगा, ग्राफ थ्योरी क्वेश्चन है, ग्राफ थ्योरी का DFS का, अगर आपने इसमें पढ़ा होगा इस टॉपिक को, तो 31 होती है उसकी वैल्यू, तो यहाँ पे 30 लिखा हुआ है तो 31 होती है, तो ये भी गलत हो गया। एटलीस्ट 15, ये ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ कंपटीशन से दिया हुआ है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से क्वेश्चन है और लैंग्वेज पे बेस्ड है हमारा क्वेश्चन, लैंग्वेज दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में भी यही है, पहले आप इस टॉपिक के बारे में पढ़िए जाके, देन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पहले आप इस टॉपिक के बारे में जाके पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप पहले इस टॉपिक के बारे में पढ़िए, देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए एंड पीडीएफ से आप मैच कर लीजिएगा सोल्यूशन पीडीएफ से। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो कंपाइलर डिजाइन से यानी कि सीडी पे है, पार्सिंग पे क्वेश्चन है, टॉपिक है पार्स। इसमें भी आपको पहले इस टॉपिक के बारे में पढ़ना होगा, देन आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अभी मैं कुछ भी बताऊंगी तो आपको समझ भी नहीं आएगा, पहले आप पढ़िए देन आप इसको सॉल्व करिए, पीडीएफ से मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट यानी कि डीबीएमएस का क्वेश्चन है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन का है। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन द रिलेशनशिप बिटवीन द टीम के बारे में क्या दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, सिटी दी हुई है, ओनर दिया हुआ है। नेम सिटी है, नेम क्या है, ओनर का नेम दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट ही देखते हैं, द रिलेशनशिप इज टीम इज नॉट इन द BCNF, the relationship team is not in the BCNF because name is the super key for the relation। जो नेम है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुपर की वाला कॉन्सेप्ट वो लॉजिक को परफॉर्म कर रहा है, ये ऑप्शन भी गलत है। सेकंड देखते हैं, द रिलेशन T1 और T2 इन BCNF, बोथ रिलेशन T1 क्या है, नेम और सिटी है, T2 क्या है, नेम और ओनर है, हैव नेम एज अ सुपर की, सो दे बोथ इन द BCNF, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों सुपर की परफॉर्म कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं, इसको हम लोग लूजलेस ड्राइंग से सॉल्व करेंगे। द डिकम्पोजिशन ऑफ द टीम T1 एंड T2 इज अ लूजलेस ड्राइंग बिकॉज द नेम कॉमन एट्रीब्यूट T1 एंड T2 इज अ कैंडिडेट की इन द बोर्ड, दोनों कैंडिडेट की है, तो ऑप्शन बी और सी करेक्ट है, ये भी ऑप्शन गलत है। पहले आप नॉर्मलाइजेशन टॉपिक को पढ़ेंगे जाके, देन आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सुपर, ठीक है। पहले आप इस टॉपिक को जाके पढ़िए, देन आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी आपको नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा होगा क्योंकि आपने इस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा है, इसको आप सॉल्व करिए, देन आप इसको सॉल्व करिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स प्रीडिकेट लॉजिक का क्वेश्चन है हमारा। इसमें भी जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप अगर आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। पहले आप पढ़िए, देन आप इसको सॉल्व करिए। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट, आप पीडीएफ से मैच कर देंगे, मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो है सी प्रोग्रामिंग का, बेटा पॉइंटर्स एंड एरे टॉपिक का है। क्या होता है, to represent exactly one mother in a predicate logic ensure that of the every person there exists one mother and for every other person they cannot also be to the mother of the same individual। ये आपको एक क्विक टिप है जिसको आपको याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, ऑप्शन बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। सेम इसमें भी यही है, पहले आप सी प्रोग्रामिंग का जाके पढ़ेंगे पॉइंटर्स एंड एरे टॉपिक में, देन आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। जो मैंने इसमें पीडीएफ में अटैच करूंगी सोल्यूशन, तो उसमें अच्छे से लिखा हुआ है कि क्या चीज कैसे हो रही है, इसको आप अच्छे से पहले देख, लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो हमारा क्वेश्चन है वो है ऑटोमेटा का। डीएफए की बात कर दी गई ना, तो ऑटोमेटा का क्वेश्चन है, टॉपिक है डीएफए। लेट एनालाइज द डीएफए। सबसे पहले हम लोग डीएफए को ही समझते हैं, देन हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। डीएफए स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो स्टेट 1 देखते हैं, ऑन द रीडिंग ऑफ डीएफए सो द स्टेट बी ट्रांसमिट टू द स्टेट ऑफ एस। ये जा रही है, ये यहाँ आ रही है, ये ऐसे हो रही है, ये ऐसे हो रही है। ऑप्शन ए पहले चेक करते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन ए क्या है,
ऑप्शन ए इनकरेक्ट है बिकॉज DFA doesn't count the number of BS, instead it focusing on the pattern of BAB. तो ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है। क्लियर है? ऑप्शन ए हम लोग ने चेक कर लिया। ऑप्शन बी पे देखते हैं। ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है बिकॉज DFA does not specify check for the BAB pattern within the string, but instead look for the string ending with the BBA. Option D is incorrect because the DFA does not specifically reject a string that contains the ABA. It accepts the string that the ends of the BFA. तो ऑप्शन D भी इनकरेक्ट है, B भी है और A भी है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें भी मैंने जब PDF जो प्रोवाइड किया है आपको लिंक पे सोल्यूशन का, उसमें मैंने हर क्वेश्चन के नीचे टिप भी लिखी हुई है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी ट्रिक से आपने सोल्व किया है, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक डिस्क की साइज गिवन है। क्वेश्चन क्या है? कोआ का है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का क्वेश्चन है। इसको भी आप पहले इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। इसमें मैं आंसर लिख देती हूँ, आप इसको पहले पढ़ के सोल्व करिएगा। सोल्यूशन में मैंने लिखा हुआ है कि कैसे इसको सोल्व किया गया है, क्या क्या इसका लॉजिक है, उसमें से आप पढ़ सकते हैं। मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Refer to the given 3D address code sequence। एक सीक्वेंस दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे? We need to identify the basic block in the given code. The basic block is the sequence of instructions where the control flow enters at the beginning and exit at the end of without any intermediate branch or jump except possibility at the end. इस सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे बेसिक ब्लॉक को, देन काउंटिंग करेंगे। ब्लॉक 1 को आइडेंटिफाई करेंगे, 2 को करेंगे, 3 को करेंगे, 4 को करेंगे, 5 को करेंगे, 6 को करेंगे। देन हम लोग काउंट करेंगे। आफ्टर एनालाइजेशन द कंट्रोल फ्लो वी फाइंड दैट द कोड इज डिवाइडेड इनटू 6 बेसिक ब्लॉक। तो द नंबर ऑफ द बेसिक ब्लॉक इज 6। इसमें भी आपको आंसर गिवन नहीं है, आपको आंसर में लिखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अ कंप्यूटर हैज अ मेमोरी हायरार्की ऑफ 2 लेवल कैचे। इस क्वेश्चन में भी क्या है? इस क्वेश्चन में भी फॉर्मूला लग रहा है एवरेज मेमोरी। तो एवरेज मेमोरी का जो एक्सेस टाइम होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है? कैलकुलेट बाय द कंसिडरिंग द हिट एंड द मिस रेट फॉर द ईच लेवल ऑफ कैचे एंड द मेन मेमोरी, मल्टीप्लाई द हिट रेट बाय द एक्सेस टाइम फॉर ईच लेवल एंड द सम अप बाय द रिजल्ट। इस टॉपिक के बारे में जब आप पढ़ेंगे तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन किसका है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, यानी कि कोआ का है। आंसर क्या है? 11.85। सोल्यूशन PDF में मैंने लिखा हुआ है कि ये आंसर कैसे आया है। पहले आप इस टॉपिक के बारे में पढ़िएगा, देन आप सोल्यूशन PDF में पढ़िएगा, आपको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम का है टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम टॉपिक का ये क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन भी बहुत लेंथी है। ऑप्टिकल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या कहती है? मिनिमाइज पेज फॉल्ट बाय रिप्लेसिंग द पेज दैट विल नॉट बी यूज इन द लॉन्गेस्ट टाइम। जो पेज यूज हो जाता है उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, बट इन द मॉडर्न वर्जन द सिस्टम कैन प्रिडिक्ट अप टू द 4 फ्यूचर बेस्ड रेफरेंस टू मेक बेटर डिसीजन। बट मॉडर्न वर्जन में क्या होता है? वो पेज को रख लेता है फॉर द रेफरेंस पर्पस फॉर द बेटर डिसीजन। फ्यूचर में बेटर डिसीजन के अकॉर्डिंग वो पेजेस को रख लेता है। If the system has 3 memory frame, then initially the number of page that will be the occur the process will be the execution process is 6। इसमें भी सबसे पहले आप इस टॉपिक के बारे में पढ़िएगा जाके, देन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैंने PDF में लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहले आपको ऐसे पेज देखने होंगे, देन आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, देन आप निकाल पाएंगे ना पेज फॉल्ट अकरेंस कहाँ से आ रही है, नो पेज कहाँ हो रहा है, फॉल्ट कहाँ निकाल के आ रहा है। जब आप पूरा निकाल लेंगे तो भी यू कैन सी दैट द टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट इज 6। अब आप देखेंगे कि पेज फॉल्ट क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट दैट विल अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस इज 6। कितने पेज निकल है? 6 पेज निकल है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर दैट फॉलोइंग database table for the sport
ये क्वेश्चन भी क्या है, डीबीएमएस का है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है। हर क्वेश्चन में लिख रही हूँ कि कौन से सब्जेक्ट का है वो, कि आपको अच्छे से क्लियर हो। एसक्यूएल थ्योरी का है, डीबीएमएस में एसक्यूएल थ्योरी का है। टू सॉल्व द एसक्यूएल क्वेरी, जॉइंट ऑपरेशन बिटवीन द मल्टीपल टेबल यू कैन यूज, इंश्योर दैट you can carefully follow the relationship between the table that matching the ID, team ID, coach, team and member table and identify the which rows satisfy the condition. Clear है? हम लोग इस क्वेरी में देखेंगे तो the query first find the teams where the coach is marked from the coach table. We can see that mark as the ID 102. Next देखेंगे it find the team coach by mark in the team table the team with the ID 102. Clear है? Then the query finds the player who is a part of MI from the members table player with the 10. Player 1 क्या है? जसप्रीत है, थर्ड है ईशान। The age of these player 1 की एज है 31, player थर्ड ईशान की एज है 26. The minimum age क्या हो गई? Among these there is 26. The value written by the given this query is SQL query की जो वैल्यू आएगी रिटर्न में वो होगी 26. तो इसमें भी ऑप्शन में गिवन है, आपको लिखना होगा 20. सबसे पहले आप इस टॉपिक के बारे में पढ़िएगा, देन आपको ये क्वेश्चन सॉल्व समझ में आएगा, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको आएगा ही नहीं। इस क्वेश्चन देखते हैं। सपोज अ 5-bit message. इस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग when we calculate the probability that all hits in the message are transmitted error free, multiply the probability of each being error free assuming the bits are independent. वो independent होती है, आपको इसमें राउंड ऑफ करके आंसर देना है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा 0.951. इसका सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया हुआ है पीडीएफ में, आप उसमें से पढ़ लीजिएगा। पहले इस टॉपिक के बारे में पढ़िएगा प्रोबेबिलिटी में, देन आपको सोल्यूशन में मैंने सब कुछ मेंशन किया है, वहां से आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन ने क्या दिया है, इंफॉर्मेशन दी हुई है मैसेज साइज की, राउटर 1 की, राउटर 2 की। तो स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है, इसमें फ्रेगमेंटेशन करेंगे राउटर 1 के साथ, सेकंड में क्या करेंगे 2 के साथ करेंगे, फिर हम लोग पेज लोड करेंगे, फिर हम लोग साइज फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ फ्रेगमेंटेशन फर्स्ट में क्या निकल के आ रहा है, ये आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 301, 3 पॉइंट, यहाँ पे डेसिमल है। फ्रेगमेंटेशन 2 की बात कर रहे होंगे, ये 1 की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे जब हम 2 की बात करेंगे तब क्या होगा, नंबर ऑफ फ्रेगमेंटेशन क्या हो गया 7। पहले आप फ्रेगमेंटेशन निकालेंगे राउटर 1 का, राउटर 2 का, फिर पेज लोड में क्या करेंगे, उसको आप माइनस कर देंगे, एमटीयू को माइनस करेंगे, देन आपका आंसर आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपका प्रोबेबिलिटी का है, इसको आप सॉल्व करिएगा, देखिए आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं सॉल्व कर पाते हैं। दिस क्वेश्चन इज फॉर योर असाइनमेंट। इसका आंसर मैं लिख देती हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। आपको एक टेबल दी, उसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, देन आप मिनिमाइज करेंगे स्टेट डायग्राम में। इसमें क्या है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए FSM स्टेट का। तो सबसे पहले आप इस स्टेट का कॉन्सेप्ट समझिए, इसमें क्या होता है, देन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, तब आपको समझ में आएगा। क्लियर है? और इसका आंसर होगा 5। इसको आप सॉल्व करिएगा और चेक करिएगा, आपने पहले आप पढ़िएगा इस टॉपिक के बारे में, देन आप सॉल्व पीडीएफ से मैच कर लीजिएगा सोल्यूशन। क्वेश्चन है, इन अ सीक्वेंस सीक्रेट द नंबर ऑफ डिस्टेंस स्टेट इज डिटरमाइंड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप एंड फीडबैक कनेक्शन। A common case involves a reduced number of state due to the unreachable state. एक सर्किट दिया हुआ है, डिजिटल लॉजिक का क्वेश्चन है ये, इसका डिजिटल लॉजिक का क्वेश्चन है। इस टॉपिक के बारे में आप पढ़िएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आप इस टॉपिक के बारे में समझिए, देन आप इसका सोल्यूशन करिएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक के बारे में इस वीडियो में समझाऊंगी तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगी। पहले आप इस टॉपिक के बारे में अलग से पढ़िए जाके, देन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पीडीएफ से मैच कर लीजिएगा। पीडीएफ में मैंने सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया हुआ है कि कैसे क्या पूरा सिस्टमैटिक वे से लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक सी प्रोग्राम दिया हुआ है। इस प्रोग्राम का मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसको आप देखिएगा सॉल्व करके आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, पीडीएफ से आंसर मैच कर लीजिएगा सी प्रोग्राम का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, इसमें आप देखेंगे
When you're working with the linked list in C, carefully track how nodes are added or removable by considering condition and transfer through the. जब आप C में किसी लिस्ट को लिंक कर रहे होते हैं तब आप केयरफुली देखें कि जो नोड्स है कहाँ पे ऐड हो रहे हैं और कहाँ पे रिमूव हो रहा है। क्लियर है? सी प्रोग्राम का क्वेश्चन है ये डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। सी प्रोग्राम का क्वेश्चन है और डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इसको आप सॉल्व करिएगा और देखिए आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इसका आंसर है 5, आप चेक कर लीजिएगा आंसर। इसमें इरिटेशन और रिपीटेशन मैथड लग रहा है, ऐड हो रही है कोई चीज और रिमूव हो रही है कोई चीज। क्वेश्चन था इसी में हम लोगों ने सॉल्व भी किया था, इसी टाइप का था, थोड़ा थोड़ा सेम था। आप इसको देखिएगा। नेक्स्ट देखिए मैक्सिमम वैल्यू 64 है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री का ये क्वेश्चन है। जब आप सॉल्व कर रहे होंगे एजेस को तो आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री में, कंपेयर द एज इन क्वेश्चन टू द weight of other edge and ensure that no other edge can replace it without increasing the overall weight of the spanning tree। इसको भी आप सोल्यूशन से पढ़िएगा, पहले तो इस टॉपिक के बारे में पढ़ लीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। जो लास्ट वाले क्वेश्चन होते हैं एग्जाम से बहुत ही टफ आते हैं और ट्रिकी आते हैं। अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपने उस टॉपिक के बारे में पढ़ा है डीपली जाके, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये हैश फंक्शन हमें दिया हुआ है, टेस्ट स्ट्रक्चर का ये क्वेश्चन है। हैश फंक्शन के अकॉर्डिंग हैशिंग यहाँ पे लिखा भी हुआ है। सबसे पहले हम लोग 63 को ऐड करेंगे, देन 50 को इंसर्ट कराएंगे, देन 25 को इंसर्ट कराएंगे, देन 79 को, देन 67 को, देन 24। तो जो 24 स्लॉट होगा वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, जाके वहाँ पे 10 के पास स्टोर हो जाएगा। कहाँ पे? डबल हैशिंग में क्या होता है, इंश्योर दैट द सेकंड हैश फंक्शन हेल्प्स इन द रिड्यूसिंग कंस्ट्रेंट बाय द सेलेक्टिंग अ गुड step size। always check if the slot is already occupied and prove further using the given formula। इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, अगर कोई भी स्लॉट में लिखा हुआ है तब आप उसमें किसी भी वैल्यू को, डिजिट को इंसर्ट नहीं करा सकते हैं। आपको एक ट्री में सारी वैल्यूज को ऐड कराना पड़ेगा और क्वेश्चन में दिया था 24 कहाँ पे आएगा, तो 24 क्या है, 10 स्लॉट के अंदर आएगा। इसको आप ट्री बना के सॉल्व करिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। बट आप कोशिश यही करिएगा इन सब क्वेश्चन में जल्दी क्वेश्चन को रीड करिए और तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि वरना एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाते हैं बहुत सारे। थैंक यू सो मच। ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। हमारा लास्ट क्वेश्चन था गेट एग्जाम 2025 का, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेट 1 था। इसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बाय बाय।